सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज अपने को क्या देखना है, आज की क्लास पर एडीओ की चर्चा होगी। एडीओ के अंतर्गत ग्रामीण विकास की बात होगी और ग्रामीण विकास के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वो है सूचना का अधिकार अधिनियम। इसके बारे में हमको बहुत सारी बातें करनी है। सूचना का अधिकार अधिनियम ऑलरेडी एक पार्ट इसका आ रखा है, आप सभी ने देख लिया होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो यार जल्दी भाग करके जाओ और पहला पार्ट पहले देख करके आओ, ठीक है। अब आज की क्लास में हम सूचना के अधिकार का दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। इसमें क्या होगा ना बेटा, बेसिक से लेकर के पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करवा दूंगी। मतलब पार्ट 1 में आपने जितना कुछ पढ़ा था वही सारी चीजें यहाँ पर रिपीट होंगी, पर थोड़े से अलग फॉर्म में। तो ये वाली क्लास भी अगर आप देख लेते हैं ना तो आपके लिए ये सफिशिएंट हो जाता है। ठीक बात क्या। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारा आज की क्लास। गुड इवनिंग है सभी बच्चों को, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो दिस इज तृप्ति एंड वेलकम टू तृप्ति ट्यूटोरियल्स। स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट के, भाग करके एकदम। चलिए, अच्छा जितने लोग लाइव जुड़ चुके हैं सेशन को जरूर से लाइक कर देंगे यार, शेयर कर देना, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और उनको हमारी क्लास के बारे में पता चल सके। और अगर आपको मेरा क्लास समझ में आता है तो लास्ट में कमेंट करके फीडबैक जरूर से दीजिएगा। चलिए शुरू कर ले हमारा आज का क्लास। तो जैसा कि मैंने बताया, कोई नहीं, चलिए अब देखते हैं इसमें हमको क्या देखना है बेटा। तो सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में चर्चा करना है। सबसे पहली बात, सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में आप जानने जा रहे हैं तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी सी बात होगी। अगर आपने संविधान पढ़ा हुआ है तो संविधान पढ़ने का एक बेसिक सा आइडिया क्या होता है बेटा, कि आपको 22 भाग के बारे में पता होना चाहिए और 22 भाग के अंतर्गत कितने आर्टिकल्स आ रहे हैं एकदम मुंह जुबानी आपको याद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मेंशन हुआ है आर्टिकल 19 का 1। अब मेरा आप सबके लिए एक प्रश्न कि आर्टिकल 19 ये कौन से भाग का हिस्सा है। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आर्टिकल 19 ये संविधान के कौन से भाग का हिस्सा है। अब शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) में किसके बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। वाक एवं अभिव्यक्ति मतलब क्या मैडम जी, मतलब विचार अभिव्यक्ति। आप अपने मन के जो भी प्लानिंग्स आ रहे हैं, जो भी विचार आ रहे हैं वो दूसरों के सामने रखते हो ना, क्योंकि पैसा कौड़ी लगता नहीं है तो बोलने में क्या जाता है, तो कुछ भी बोल दो। तो ये उसी की बात कर रहा है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये 19(1) के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। जनता के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश का मूल अधिकार होता है। ठीक है क्या। तो यहां से आपको आंसर मिल चुका है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी मेरे को आपका आंसर चाहिए। तो सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आर्टिकल 19(1) ये कौन से भाग का हिस्सा है। आइए अब थोड़ी सी बात करेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुछ एमसीक्यू बनते हैं बेटा। यहाँ से जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था 2012 में और 2017 में, इन दोनों जगह पर यहाँ से क्वेश्चन बने हुए थे, इसलिए टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक बात क्या। तो एकदम ध्यान से अपने को समझते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ से हमारी एक्चुअल कहानी शुरू होती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, सबसे पहली बात ये एक अधिनियम है, एक बिल है, ये पास होना जरूरी है। तो पास होने का प्रोसेस अपने को पता है ना। सबसे पहले लोकसभा में हमको पास करना पड़ेगा, राज्यसभा में हमको पास करना पड़ेगा। इन दोनों जगह से अगर पास हो गया कोई भी बिल, फाइनली राष्ट्रपति का हस्ताक्षर चाहिए, उसके बाद ही कोई भी बिल कानून बन सकता है। ये प्रोसेस अपने को पता है। तो बात याद रखेंगे कि सूचना का अधिकार ये जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम को लोकसभा ने कब स्वीकृति दी और राज्यसभा ने कब स्वीकृति दी थी। तो याद रखेंगे लोकसभा में 11 मई 2005 को क्या हुआ था बेटा, ये पारित हो गया। 2005 इस अधिनियम के लास्ट में लिखा है, तो यहां से आप याद रख सकते हैं। तो 11 मई 2005 याद रखना, 11 मई 2005 को लोकसभा से ये बिल पास हुआ है। 12 मई जस्ट एक दिन बाद राज्यसभा से ये बिल पास हो गया है। अब राष्ट्रपति ने कब यहां पर अपनी स्वीकृति दी, तो ये मई का कॉन्सेप्ट चल रहा। मई के बाद हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं, इन्होंने पूरा 15 दिन का समय ले लिया। अब 15 दिन क्यों, एक महीना बोल दें, क्योंकि इन्होंने स्वीकृति दिया था 15 जून 2005 को। तीनों डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। लोकसभा से 11 मई को पास हुआ है, राज्यसभा से आपके 12 मई 2005 को पास हुआ है, और वहीं राष्ट्रपति ने कब इसको स्वीकृति दिया था, तो राष्ट्रपति ने 15 जून 2005 को स्वीकृति दिया था। कब बच्चे, 15 जून 2005। मेरे ख्याल से तीनों आपको याद हो चुका होगा। भारत में अब ये लागू कब से हुआ, मतलब ये बिल तो पास हो चुका है, हमारे लोकसभा से भी पास हो चुका है, हमारे राज्यसभा से भी पास हो चुका है, लेकिन राष्ट्रपति ने जब स्वीकृति दे दी उसके कितने दिन बाद ये हमारे पूरे भारत में लागू हुआ। तो याद रखेंगे जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर,
3 महीने के बाद 12 अक्टूबर 2005 को ये हमारे भारत में लागू हो गया। ये चारों डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में 11 मई, राज्यसभा में 12 मई 2005 को, राष्ट्रपति ने स्वीकृति दिया आपके जून में, कितने जून को बेटा, 15 जून को, और पूरे भारत में कब लागू हुआ, आपके अक्टूबर, जब हमारे बापूजी का बर्थडे आता है, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं। तो 12 अक्टूबर 2005 को ये पूरे भारत में लागू हो चुका। चलिए शाबाश, यहां तक चीजें हमारी याद हो चुकी है, मैं ऐसा उम्मीद कर रही। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि मैडम जी आखिर ये अधिनियम लाया क्यों गया, है ना, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमको। तो याद रखेंगे इस अधिनियम के कुछ उद्देश्य थे बेटा। सबसे पहला उद्देश्य पारदर्शी प्रशासन। पारदर्शी प्रशासन मतलब हमारे प्रशासन में क्या चल रहा है, हमारी सरकार क्या चीज कर रही है, ये बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए, हमको दिखना चाहिए। हमको दिखना चाहिए मतलब हम कौन, जनता। जनता को क्लियर ये चीज विजिबल होना चाहिए कि आखिर हमारी सरकार जो योजनाएं ला रही है या हमारी सरकार जो प्रशासन कर रही है, ये किस तरीके से प्रशासन हो रहा है। ठीक, तो एक तो पारदर्शी प्रशासन हो गया। दूसरा, प्रशासन में उत्तरदायित्व के गुणों का विकास होना चाहिए। प्रशासन में जो भी लोग यहाँ पर क्या है, बैठे हुए हैं, जो भी प्राधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके उत्तरदायित्व में गुणों का विकास होना चाहिए, सही तरीके से अपने उत्तरदायित्व को निभाएं। तीसरा, लोक प्राधिकरणों में जवाबदेही का निर्धारण होना चाहिए। लोक प्राधिकारी मतलब बेटा, लोक प्राधिकारी मतलब जितने भी आप नेतागण की बात करते हैं, जैसे लोकसभा के जितने भी आपके एमपी हो गए, आपके एमएलए हो गए, आपके प्रधानमंत्री हो गए, आपके मुख्यमंत्री हो गए, ये सारे, ठीक है, तो इनको हम लोक प्राधिकारी कहते हैं। तो इनके जवाबदेही मतलब ये जो भी काम करते हैं तो इनमें जवाबदेही का निर्धारण होना जरूरी। मतलब अगर हम उनसे कोई सवाल पूछे, प्रॉपर वो मजबूर होने चाहिए हमको जवाब देने के लिए। तो एक तो ये चीज को भी इसमें इंक्लूड करना था। इसके अलावा प्रशासन में भ्रष्टाचार, सरकार पदों का दुरुपयोग को कम करना, क्योंकि जब हम क्लियरली विजिबल कर पा रहे हैं कि प्रशासन में भ्रष्टाचार हो रहा है तो ये दूर होगा ना, जनता को नहीं दिखना चाहिए ना भाई ये चीज। ठीक, तो ये भी दूर होगा एक तो इससे। उसके बाद है लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण अधीन किसी सूचना की जनसाधारण तक पहुंच को सुनिश्चित करना। मतलब हर एक नेता जिसको हर एक विभाग मिला हुआ है, जैसे कृषि विभाग का कोई ना कोई हेड होगा, है ना, आपका मत्स्य विभाग का कोई हेड होगा, शिक्षा विभाग का कोई हेड होगा, चिकित्सा विभाग का कोई हेड होगा। अब मान लीजिए चिकित्सा विभाग से रिलेटेड मेरे कुछ डाउट्स है, मेरे कुछ क्वेश्चन है कि यहाँ पर यह हॉस्पिटल क्यों नहीं बन रहा, और अगर यहाँ ये हॉस्पिटल बन चुका है तो यहाँ पर काम क्यों नहीं चालू हुआ अभी तक। अब मुझे इसके लिए क्या करना है, चिकित्सा के जो हेड है, जो मंत्री हैं, उनसे बात करना है। तो मैं अपने सवाल उस मंत्री से डायरेक्ट कर सकती हूँ और उनको मेरा जवाब देना पड़ेगा। तो ये सवाल जवाब का जो प्रोसेस है ना, ये काफी इजी हो जाए जनता के लिए। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को लाया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद है संवेदनशील सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखना, ये भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति को स्थापित करना। व्यवहारिक इनसे सीधा सीधा पारदर्शिता की बात कर सकते हैं। अगर हमारा प्रशासन चल रहा है सॉफ्ट तरीके से चलना चाहिए। सीधी बात, प्रशासन चल रहा है जनता की वजह से, तो जनता के साथ ही आप रूड बिहेव करो, ये तो नहीं जम सकता ना। तो याद रखेंगे ये सारे उद्देश्य हैं किस चीज के बेटा, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 जो लाया गया था। आखिर इस अधिनियम की नीड क्यों हुई, तो उसके लिए इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अगर एमसीक्यू में बनेगा तो काफी इजी तरीके से इसका आंसर ले सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा टफ ये नहीं है। चलिए अब बात करेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम आना है, बिल भी पास हो चुका है, भारत में भी लागू हो चुका है, पर ये विकसित कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ इसका, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा। तो देखिए सबसे पहली चीज आपने को पता होना चाहिए, 1766 में क्या हुआ था बच्चे, तो 1766 में विश्व में प्रथम बार सूचना का अधिकार स्वीडन ने दिया था। एकदम एमसीक्यू के साथ आपको नोट करना है कि सूचना का अधिकार सबसे पहले किसने दिया था। याद रखेंगे सूचना का अधिकार सबसे पहले स्वीडन ने दिया, अपने यहाँ स्वीडन ने पहले लागू किया। और कब किया था बेटा, 1766 में। भारत में सूचना के अधिकार की मांग राजस्थान से प्रारंभ हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे ही तो एमसीक्यू में प्रश्न बनेंगे कि सबसे पहले सूचना का अधिकार किसने लागू किया और कब। तो याद रखेंगे 1766 में सबसे पहले स्वीडन में ही आया है। उसके बाद हमारे भारत में भी इसकी आवश्यकता महसूस हुई। तो हमारे भारत का कौन सा स्टेट है जिसने इसकी शुरुआत करी या इसकी मांग की, तो याद रखेंगे राजस्थान ने सबसे पहले इसका मांग किया कि भाई हमको सूचना का अधिकार चाहिए। उसके बाद 1997 का समय आया, 97 क्या हुआ इस टाइम पर, तो केंद्र सरकार द्वारा एचडी सोरी की अध्यक्षता में, किसकी, सोरी, एचडी सोरी, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसके द्वारा सूचना की स्वतंत्रता, एक विधेयक, क्या विधेयक था बेटा, सूचना की स्वतंत्रता। तो यह जो विधेयक है इसका एक प्रारूप मींस एक ड्राफ्ट
यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। कब? 1997 में। किसकी अध्यक्षता में? H.D. सोरी। और यहाँ पर विधेयक का नाम इन्होंने क्या दिया था? सूचना की स्वतंत्रता, ये नाम था इस बिल का। ठीक है, इस कानून से पहले, जब ये कानून आया आपके, उससे पहले 9 राज्यों ने इसे लागू कर रखा था। तमिलनाडु ने कब किया? तो तमिलनाडु ने 1997, ये पहला राज्य था। ठीक बात, तो ये भी आप याद रखेंगे। देखो, मांग कर रहा है आपका राजस्थान, ठीक है, लेकिन सबसे पहले लागू हुआ आपके तमिलनाडु में। कब? 1997 में। यहाँ पर आरटीआई एक्ट के नाम से हम इसको जानते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन कहा जाता है, सूचना का अधिकार कहा जाता है। तो इसको 15 जून 2005 को, देखा हमने ऊपर स्लाइड में, राष्ट्रपति की अनुमति मिली। कब? 15 जून 2005 को किसकी अनुमति मिली बेटा? राष्ट्रपति की अनुमति मिली। और 120 दिन के बाद, टोटल 120 दिन के बाद 12 अक्टूबर 2005 से यह हमारे भारत में लागू होगा। तो मेरे ख्याल से इतना ज्यादा टफ नहीं रहा अभी तक जो हमने स्लाइड देखा है। तो अगर आप सच में इच्छुक हैं कि हमको ये जो चैप्टर इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो इजीली आप कर सकते हैं बेटा। ठीक बात, तो ये भी चीज हमारी क्लियर रही। अब आते हैं थोड़े से परिभाषा की बात करेंगे, परिभाषा और साथ में हम धारा की भी बात करेंगे कि इसके बारे में कहां पर आपको चर्चा देखने के लिए मिलती है। खैर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे तो आप सब चीज को समझ सकते हैं। हालांकि एक नजर मारते हैं, समुचित सरकार के बारे में 2A में आपको देखने के लिए मिलेगा। सक्षम प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी किसको कहते हैं बच्चे? सक्षम प्राधिकारी मतलब हर एक डिपार्टमेंट का जो हेड होता है। जैसे कि हम बात कर ले लोकसभा का, तो लोकसभा के लिए सक्षम अधिकारी कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष होगा। वैसे राज्यसभा के लिए सक्षम अधिकारी कौन होगा? राज्यसभा का सभापति होगा। तो यहाँ पर ये चीजें मेंशन की गई है। वैसे सूचना के बारे में 2F में आपको देखने के लिए मिलेगा। लोक प्राधिकारी के बारे में 2H में आपको देखने के लिए मिलेगा। और सूचना के अधिकार के बारे में 2I में देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन सबको अभी डिटेल करना है हमको। समुचित सरकार के बारे में आपका 2A में बताया गया है। अब ये समुचित सरकार किसको कहते हैं, ये लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था अपने पार्ट 1 में। एक बार वापस से हम इनको देखेंगे। ठीक बात, चलिए समुचित सरकार की अब बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, समुचित सरकार के बारे में धारा 2A में बताया गया है। क्या बताया गया बेटा? समुचित सरकार मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? तो याद रखेंगे, समुचित सरकार से आशय उस सरकार से है जिस पर सूचना प्रदान करने का अंतिम उत्तरदायित्व होगा। समुचित सरकार मतलब समझ में आ गया ना? समुचित सरकार मतलब उस व्यक्ति की बात हो रही है जिसका अंतिम उत्तरदायित्व है जो भी सूचना मांगी जाए वो देने का। नहीं समझ में आया? इसका मतलब है सिंपल सा, जैसे कि मान लीजिए चिकित्सा अधिकारी से हमने चिकित्सा के बारे में कुछ जानकारी मांगी, लेकिन चिकित्सा अधिकारी नहीं दे पाया, वॉट एवर रीजन, कोई भी रीजन रहा होगा, पर चिकित्सा का जो अधिकारी है या चिकित्सा मंत्री है उसने हमको इसका आंसर नहीं दिया। अब इसके ऊपर भी एक मंत्री बैठा हुआ है या एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके अंदर में वो चिकित्सा अधिकारी बैठा है। अगर चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा मंत्री ने इसका आंसर नहीं दिया तो उसके ऊपर में बैठा हुआ जो मंत्री है उसके ऊपर प्रेशर है कि वो हमारे प्रश्न का उत्तर देगा। तो वही जो व्यक्ति है जिसके ऊपर में ये जिम्मेदारी होती है उसे ही आपका समुचित सरकार कहते हैं बच्चे। तो क्लियर हो गया? तो समुचित सरकार मतलब उस सरकार से है जिस पर सूचना प्रदान करने का लास्ट अंतिम उत्तरदायित्व होता है। दूसरा, केंद्र से संबंधित संस्थाओं के लिए केंद्र सरकार, जब किसी राज्य से संबंधित सरकार के लिए राज्य सरकार समुचित सरकार होगी। सीधी सी बात है, केंद्र का कोई मुद्दा पर चर्चा होना है, केंद्र सरकार जवाबदेह है। राज्य के किसी मुद्दे पर चर्चा होना है, राज्य सरकार जवाबदेह होगा। उदाहरण तौर पर यदि रेलवे से सूचना प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार, जबकि पुलिस से संबंधित सरकार के लिए राज्य सरकार समुचित सरकार होंगे। बात क्लियर हुई बेटा? जैसे कि अभी रेलवे का एग्जाम आया है आपका RRB, है ना, तो ये आपका केंद्रीय लेवल का है, सेंट्रल लेवल का एग्जाम है आपका। अगर आप रेलवे में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप इसके लिए किसके प्रति जवाब दे रहेंगे? केंद्र सरकार के प्रति जवाब दे रहेंगे। वैसे ही अगर हम स्टेट पुलिस की बात करते हैं तो एक स्टेट के अंतर्गत आता है, एक राज्य के अंतर्गत आता है। यही चीज यहाँ पर मेंशन की गई है कि केंद्र के अंतर्गत जितने भी आपके जॉब है, सरकारी नौकरी है या जो भी मंत्रीगण है, ये सारे केंद्र की जिम्मेदारी में आते हैं। और वहीं राज्य के अंतर्गत जो सब्जेक्ट्स को रखा गया है वे सारे राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए जवाबदेह भी आपके राज्य सरकार होंगे। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर ना? अब हम बात करेंगे सक्षम अधिकारी। तो समुचित सरकार समझ में आ गया बेटा? वो अंतिम व्यक्ति जो हमारे सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम समुचित सरकार बोलेंगे। अब सक्षम अधिकारी किसको कहा जाता है? तो देखेंगे सक्षम अधिकारी, सबसे पहली बात, सक्षम अधिकारी की चर्चा किसमें की गई है बेटा? तो धारा 2 के ई में किया गया है। याद रहेगा, सक्षम अधिकारी की चर्चा धारा 2 ई में किया गया है। अब ध्यान
सुनेंगे, सूचना का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे। क्लियर? सक्षम प्राधिकारी कौन होगा या सक्षम अधिकारी कौन होगा? तो याद रखेंगे सूचना का अधिकार सुनिश्चित करना है, तो सूचना का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए जो नियुक्त प्राधिकारी होंगे वही आपके सक्षम प्राधिकारी होंगे। लोकसभा विधानसभा के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी कौन होगा? तो लोकसभा के संबंध में आपका जो अध्यक्ष है, ठीक है, वैसे विधानसभा में भी जाएंगे तो वहां के जो अध्यक्ष हैं, जो मैंने आपको बताया, राज्यसभा में आपका सभापति हो जाएगा, ये आपका मेन हेड हो जाता है ना। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में जाएंगे आप, या फिर आप सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे तो मुख्य न्यायाधीश यहाँ के सक्षम अधिकारी बन जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा संस्था जो केंद्र राज्य के अधीन स्थापित है, वे संस्थाएं जो केंद्र के अंतर्गत आती हैं या राज्य के अंतर्गत आती हैं, उसमें केंद्र सरकार के संस्था के लिए, केंद्र सरकार की संस्था के लिए कौन उत्तराधिकारी होगा बेटा? आपका राष्ट्रपति। और राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी संस्था चल रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपके राज्यपाल। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चीजें हमारी क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करेंगे सूचना। सूचना मतलब हम इसी को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब सूचना के बारे में कहां पर चर्चा किया गया है बच्चे? तो याद रखेंगे सूचना के बारे में धारा F में चर्चा किया गया है। सूचना मतलब F, अब इसको कैसे रिलेट करेंगे आप? F फॉर फिश, हमको किसकी सूचना चाहिए? हमको फिश की सूचना चाहिए। फिश मतलब मछली। हमको किसकी जानकारी चाहिए? हमको मछली की जानकारी चाहिए। बहुत मूड है आज मछली खाने का, तो हमको तो मछली की जानकारी चाहिए। आगे बात समझ में? तो सूचना मतलब याद रखेंगे F, तो किसकी सूचना चाहिए? हमको फिश की सूचना चाहिए, हमको मछली की सूचना चाहिए। ठीक बात याद रहेगा। चले, सूचना वह जानकारी है जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है। वही बात फिर से ना कि मुझे चिकित्सा के बारे में जानकारी चाहिए तो चिकित्सा मंत्री के अंतर्गत आएगा ये बात, तो मुझे चिकित्सा मंत्री से ही पूछना पड़ेगा। उसके बाद सूचना अर्थपूर्ण आंकड़ों का एक संग्रह है। इसको स्टार मार्क लगा करके आप नोट डाउन करेंगे, एमसीक्यू में सीधा प्रश्न बनेगा कि सूचना अर्थपूर्ण आंकड़ों का एक संग्रह है। ऐसा नहीं कि आपको जानकारी दे दिया गया है। अब आपको जानकारी क्यों दिया गया है? तो आपको जानकारी दे दे तो कुछ भी ए के बाद जेड, जेड के बाद एच मिला दिया, ऐसा नहीं। एक सीक्वेंस से चीजें होनी चाहिए, वो सूचनाएं आपके सामने रखना चाहिए जो रिलेट कर रहे हैं आपके सवाल से। जैसे मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, ठीक है, अब आपने रिप्लाई में बताया कि मेरा नाम कुछ भी है, रिया पांडे है, तो ये एक व्यवस्थित आंकड़ों के साथ मेरा जवाब हुआ। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, अब आप बोल रहे हैं कि मैं तो बिलासपुर में रहता हूं, भाई मेरा तो सवाल ही नहीं है ये, मैंने तो आपका नाम पूछा था, आप बता रहे हैं आप कहाँ रहते हैं, तो फिर ये अर्थपूर्ण आंकड़ा नहीं हुआ। बात समझ में आई बेटा? तो हम जो सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल का सही तरीके से जवाब देना, यही आपका अर्थपूर्ण आंकड़ा कहलाता है। इसके अंतर्गत आई कोई भी दस्तावेज, 2 में आपका अभिलेख, 3 में आपका फ्लॉपी, 4 में सीडीपीडी और डीवीडी ईटीजी सूचना है। इसका मतलब समझ में आया बच्चे? इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस इंफॉर्मेशन को आप किस किस फॉर्म में पा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको दस्तावेज के फॉर्म में चाहिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा बहुत अच्छे से। आपको अभिलेख के फॉर्म में चाहिए, वो भी मिल जाएगा। आपको कंप्यूटर में चाहिए, वो भी मिल जाएगा। आपको सीडी के अंतर्गत चाहिए तो वहां पर भी प्रोवाइड होगा। मतलब आप कौन कौन से तरीके से पा सकते हैं, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। चीजें क्लियर? तो ये वाले पॉइंट तीनों के तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूचना वह जानकारी है जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है। किसके नियंत्रण में है बेटा? लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में। दूसरा प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सूचना है क्या? तो अर्थपूर्ण आंकड़ों का एक संग्रह है। ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। चले, अब लोक प्राधिकारी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैडम जी शुरू से आखिरी तक बस लोक प्राधिकारी कर रहे हो, है क्या ये लोक प्राधिकारी, ये तो बताइए। चलिए देखिए, लोक प्राधिकारी, इसके बारे में बेटा धारा 2H में बताया गया है। किसमें बताया गया है? धारा 2H में बताया गया है। लोक प्राधिकारी कौन है? तो लोक प्राधिकारी भाई हॉर्स है। कौन है लोक प्राधिकारी? कौन है? बस ये ट्रिक याद करना, मैडम जो बता रही हैं। लोक प्राधिकारी कौन होते हैं भाई? तो लोक प्राधिकारी होते हैं हॉर्स, घोड़े। कौन होते हैं? घोड़े होते हैं। घोड़े मतलब हॉर्स होते हैं। हॉर्स मतलब घोड़े होते हैं, घोड़े मतलब हॉर्स होते हैं। ठीक है, तो लोक प्राधिकारी कौन होते हैं? हॉर्स होते हैं, बस ये याद रखना। तो धारा 2H में
लोक प्राधिकारी के बारे में बताया गया है। देखिए, सूचना अधिकार अधिनियम धारा 2 के ज में, हिंदी में आप उसको कन्वर्ट कर लेना ना यहाँ पर, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो याद रखेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम ये धारा 2 के ज में परिभाषित किया गया है। ऐसा व्यक्ति जिसे संविधान द्वारा या उसके अधीन संसद, राज्य, विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्था में नियुक्ति का अधिकार मिले, उसे सूचना देने का अधिकार प्राप्त है। अब ये क्या लिखा है मैडम जी? आप बाय लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। लोक प्राधिकारी का मतलब ऐसा होता है बेटा कि वह व्यक्ति जिसको किसी भी विभाग में, है ना, उसको एक पर्टिकुलर विभाग का हेड बना दिया गया है, तो किसी भी विभाग में निर्णय लेने का कानूनी शक्ति प्राप्त है, ऐसे व्यक्ति को हम लोक प्राधिकारी कहते हैं। बात क्लियर हुई? जैसे चिकित्सा का अधिकारी, तो यह आपका एक लोक प्राधिकारी है। क्यों? क्योंकि चिकित्सा, यह जो एक विभाग है, चिकित्सा का विभाग है, इसके अंतर्गत कोई भी डिसीजन लेना है तो यह अधिकार आपके चिकित्सा मंत्री को होगा, कानूनी अधिकार प्राप्त है, तो वो आपका लोक प्राधिकारी होता है। बात क्लियर हुई? परिभाषा भी समझ में आ गया? लोक प्राधिकारी कौन है? तो ऐसा व्यक्ति जिसको विभाग में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का कानूनी अधिकार प्राप्त है, वो आपका लोक प्राधिकारी होता है। जैसे शिक्षा के विभाग में कुछ परिवर्तन करना है तो जो शिक्षा मंत्री वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको ये अधिकार दिया गया है और वो भी कानूनी अधिकार दिया गया है। ठीक बात बच्चे? तो ये आपके लोक प्राधिकारी कहलाते हैं। चलिए आगे है सूचना का अधिकार। अच्छा, सूचना के अधिकार के अधिनियम के बारे में कहां पर चर्चा है? तो याद रखेंगे धारा 2 के ज में बताया गया है। ये आप एकदम नहीं भूलना। ज मतलब जानकारी और सूचना का अधिकार मतलब हमको जानकारी चाहिए, तो बस 2 का ज ऐसे करके आप ट्रिक याद रख सकते हैं। ठीक बात। अब आइए सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है ये? तो यहाँ पर 2 के जे में बताया गया है। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है। तो सूचना के अधिकार से आशय है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। एकदम सिंपल फॉर्म में हम ये बोलेंगे ना कि सूचना का अधिकार क्या है, तो सूचना का अधिकार का मतलब है हमको सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार प्राप्त है बेटा? तो इसके अंतर्गत बहुत सारे अधिकार आपके प्राप्त हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आपको सूचना प्राप्त करने का ही अधिकार है यार, है ना। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमको दो, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन है हमारे पास। दूसरा, प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार है। अब मान लीजिए आपने मंत्री से बात की, उसकी जानकारी की, अब मंत्री ने जो भी आपको आंसर दिया है, हाँ, तो आप उसका प्रॉपर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं कि भाई ये सवाल था और मंत्री ने इस प्रकार से जवाब किया, ये मेरे पास प्रूफ है। ठीक। तीसरा, नमूना प्राप्त करने का अधिकार। सेम चीज है कि आप उसका ड्राफ्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। भंडारित सूचना प्राप्त करने का भी आपको अधिकार है। ये चारों पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अगर एग्जाम में पूछते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा आपको। ठीक बात बेटा। अब आएंगे हम महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में कि अगर आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मोटा मोटा फॉर्म में आपको टोटल 6 अध्याय पढ़ने होंगे बच्चे। 6 अध्याय। अभी 6 अध्याय को कितने धाराओं में बांटा गया है? तो याद रखेंगे ये जो 6 अध्याय है इसको टोटल 31 धारा में बांटा गया है। क्या याद रहेगा अपने को? हमको सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत टोटल कितने अध्याय पढ़ने हैं? तो आप क्या बताएंगे? सूचना के अधिकार अंतर्गत हमको 6 अध्याय पढ़ने हैं और इन 6 अध्यायों को 31 धारा में बांटा गया है, 31 धारा में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले पहला अध्याय में प्रारंभिक की हम बात करेंगे। पहला अध्याय में हमको 2 धारा पढ़ना है, 1 to 2। ठीक है, 1 और 2 धारा ये आपके अध्याय 1 से संबंधित है। उसके बाद लोक प्राधिकारी की हम बात करेंगे और यही सक्षम प्राधिकारी, इनकी बाध्यताएं क्या हैं, ये किस किस लेवल पर बात नहीं कर सकते, किस किस चीज के लिए मजबूर है, करना पड़ेगा, तो इसके बारे में कहां पर चर्चा की गई है? तो सक्षम अधिकारी और लोक प्राधिकारी, इनकी जो बाध्यताएं हैं इसके बारे में धारा 3 से लेकर के 11 में चर्चा की गई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल, आपको याद रखना पड़ेगा। पहला है आपका बेटा प्रारंभिक में हमको 2 धारा पढ़नी है, धारा 1 और धारा 2। दूसरे नंबर पर अध्याय है हमारा जिसमें लोक प्राधिकारी और सक्षम प्राधिकारी की बाध्यताएं हमको जाननी है। तो इसमें हम धारा 3 से लेकर के धारा 11 तक जाएंगे। उसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में कौन से धारा में बताया गया है? तो केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में धारा 12 से लेकर के 14 तक हम जानेंगे। वहीं राज्य सूचना आयोग के बारे में 15 से लेकर के 17 तक आपको जानना है। ठीक है, फिर आगे हम सूचना आयोग के कार्य और उनकी शक्तियां, तो इसके बारे में कौन सी धारा में बताई गई है बच्चे? तो इसके बारे में 17 तक तो ये हो गया आपका राज्य सूचना आयोग। 18 से लेकर के 20 तक 2 धाराएं हैं जहां पर हम इनके कार्य और शक्तियों के बारे में जानेंगे। अब लास्ट में आ गया आपका प्रकीर्णन, जहां पर आप 21 से लेकर के 31 तक देखेंगे। क्लियर? तो ये टेबल आप रट लो।
क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक बात है क्या? तो प्रारंभिक में आपको 2 धारा पढ़ना है। सेकंड अध्याय क्या बोलता है? तो लोक प्राधिकारी और सक्षम प्राधिकारी के बाध्यताओं की चर्चा करता है। तीसरे अध्याय में केंद्रीय सूचना आयोग की बात है। चौथे में राज्य सूचना आयोग की बात है। पांचवें अध्याय में आपके सूचना आयोग के कार्य की और शक्ति के बारे में चर्चा है। और लास्ट में प्रकीर्णन बताया गया है, जिसमें आप 21 से लेकर के 31 तक जाएंगे। अच्छे से रट लेना इसको बच्चे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा आपका। ठीक बात। चलिए, अब सूचना के अधिकार, मैंने अभी जस्ट बताया सूचना के अधिकार के बारे में आप कहां पर चर्चा करेंगे? तो धारा 3 इसमें सूचना अधिकार के बारे में बताया गया है। और क्या बताया गया बच्चे? तो याद रखेंगे, भारत के सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ये पॉइंट कहां पर लिखा है? आपसे क्या पूछेगा कि भारत के सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, ये पॉइंट कहां पर लिखा हुआ है? तो आपको बताना पड़ेगा कि यह पॉइंट आपके सूचना के अधिकार अधिनियम के धारा 3 में लिखा हुआ है। अब 3 कैसे याद करेंगे? मैडम ये बहुत डिफिकल्ट है, कुछ ट्रिक बता दो ना प्लीज, ताकि याद हो सके, क्योंकि ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ ही लेगा कि सभी भारतीयों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यह पॉइंट कहां पर लिखा गया है? तो याद रखेंगे यह पॉइंट धारा 3 में। अब कैसे? तो हम याद रखेंगे कि अगर मान लीजिए हमको कुछ सूचना चाहिए और किसी ने हमको सूचना नहीं दिया, हाँ, तो हम उनको पिन चुभा देंगे। हम उनको क्या चुभा देंगे? हम उनको पिन चुभा देंगे। बस ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्या बोली मैडम? 1 मिनट का टाइम देंगे। देखिए, अगर मान लीजिए हमको सूचना का चाहिए, किसी से कोई किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसने हमको नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे? तो हम उनको पिन चुबा देंगे। अब पिन से आप याद रखेंगे धारा 3। पिन से आप क्या याद रखेंगे बच्चे? धारा 3 आपको याद रखना है। लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं, बाध्यता कहां पर बताई गई है? बाध्यता मतलब समझ गए ना, मजबूरी। तो इसके बारे में धारा 4 में बताया गया है। बाध्यताओं से आशय है लोक प्राधिकारी को सौंपे गए दायित्व से है, यह निम्नलिखित है। अब समझ गए ना, बाध्यता मतलब मजबूरी, हम ये बोल सकते हैं। ठीक, कि जितने भी लोक प्राधिकारी हैं, जितने भी सरकारी नेता हैं, इनके ऊपर कुछ बाध्यताएं हैं। अगर मान लीजिए उस काम को वो नहीं करते हैं जो बाध्यता में है, तो हम क्या करेंगे? तो हम उनको आचार खिला देंगे और आचार खिला खिला करके उस काम को करेंगे भाई, करवाएंगे। लोक प्राधिकारी की जो बाध्यताएं हैं, अगर लोक प्राधिकारी उस काम को नहीं करता तो हम उसको आचार खिला खिला करके उस काम को करवाएंगे। अब आचार से आप याद रखेंगे धारा 4 में इसके बारे में बताया गया है। अब आते हैं कि आखिर इनके अंतर्गत क्या क्या बाध्यताएं हैं। सबसे पहली बाध्यता तो भाई दस्तावेज से संबंधित बाध्यताएं हैं। दस्तावेज से संबंधित मतलब कैसी? तो लोक प्राधिकारी का दायित्व है कि वो सभी संबंधित दस्तावेज को अनुक्रमाणिकबद्ध करे। मतलब समझ आया बेटा? जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये बिल्कुल सीक्वेंस से जमे होने चाहिए, कि जब भी कोई जनता उनसे पूछे तो ढूंढने में, इधर उधर करने में समय बर्बाद ना करे, सीक्वेंस उसको तुरंत मिल जाए उसकी जानकारी। ठीक। दूसरा, संगठन से संबंधित, तो इसमें क्या किया जाएगा? तो संगठन के दायित्व का निर्धारण इनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये विभाग के हेड है। तो कौन कौन सा पोस्ट, कौन कौन व्यक्ति संभालेगा, तो इनको एक संगठन बनाना पड़ेगा, उसके दायित्व का निर्धारण करना पड़ेगा। प्राधिकारियों के दायित्व का निर्धारण करना पड़ेगा। अब आपने अपने अंदर में कुछ लोग रखे हैं जो आपके विभाग का काम देखे, तो उनको भी सही तरीके से उनके काम का निर्धारित करके आपको देना पड़ेगा कि भाई तुम ये वाला देखोगे, भाई तुम ये वाला देखोगे। मानक तय करना है, ये भी एकदम मस्ट है, क्योंकि ये भी आप ही की जिम्मेदारी है, आपको एक मानक तय करना पड़ेगा। ठीक। सूचना अधिकारी की नियुक्ति, अब हर एक विभाग के आदमी को एक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने बताया ना, चिकित्सा का अधिकारी ये चिकित्सा विभाग का एक मेन हेड है। तो क्या जितनी भी जनता सवाल पूछेंगी उसको जो चिकित्सा अधिकारी है वो जवाब देगा? नहीं बेटा, वो अपने विभाग के लिए एक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करेगा। अब जनता के जो सवाल है उसका जवाब ये सूचना का अधिकारी देगा। मान लो ये सूचना अधिकारी नहीं दे पाता है, तब ये हेडेक होगा चिकित्सा अधिकारी का। अब लास्टली उसको उसका आंसर देना पड़ेगा। बात आई समझ में? इसके बाद सूचना अधिकारी के कर्तव्य का निर्धारण करेगा, तुमको क्या क्या काम करना है, जनता जो पूछेगी उसका जवाब देना है, ये सब आपके हेड को का काम है, वो इसको जिम्मेदारी अच्छे से समझाएगा। सूचना के अधिकारी के तहत नीति का निर्धारण करना। अब सूचना के अधिकारी के अंतर्गत कौन कौन से कानून है, कौन कौन से रूल्स है, कौन कौन से रेगुलेशन है जो उस पर लग रहे हैं, तो यह निर्धारण भी कौन करेगा? आपका हेड करेगा। क्योंकि अगर सूचना का अधिकारी सही तरीके से काम नहीं किया, मतलब उसका सर दर्द है ना, फिर उसको आंसर करना पड़ेगा। तो ये चाहता ही नहीं है, अपने काम को आसान बनाने के लिए तो उसने ये किया है। उसके बाद आता है नीति से संबंधित सूचना जनता तक पहुंचाना। एकदम ऑब्वियस, जो सवाल है उसके जवाब इनको देना पड़ेगा, जनता तक पहुंचाना ये इनका काम रहेगा। क्लियर बात बच्चे? चले
अब आगे आते हैं पदनामों की नियुक्ति। पदनामों की नियुक्ति इसके बारे में कहां पर चर्चा की गई है? तो पदनामों के बारे में धारा 5 में बताया गया है। कैसे याद रखेंगे? प से पदनाम और प से 5। कैसे याद रखोगे ट्रिक से बेटा? प से पदनाम और प से 5। देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के लागू होने के 100 दिन के भीतर निम्न अधिकारियों के पदनामों की नियुक्ति करेगा। अब इस अधिनियम के लागू होने मतलब क्या? मतलब 2005 को तो ये लागू हो चुका है ना भाई, हो चुका है ना 2005 को लागू। तो जब 2005 को जिस भी महीने में ये लागू हुआ था, पूरे भारत में जब ये लागू हुआ था, तो लागू होने के 100 दिन के अंदर ही, कितने दिन के अंदर बेटा? 100 दिन के अंदर ही अधिकारियों को उनके पदनाम देने पड़ेंगे। अब इसका मतलब क्या है मैडम जी? इसका मतलब समझो, जैसे कि हम इसको 2 पार्ट में बांट करके समझेंगे। एक तरफ आ जाएगा आपके केंद्र के जो काम है, और एक तरफ आ जाएगा आपके राज्य के काम है। अब जो केंद्र है वो अपने अधिकारियों के पदनाम की नियुक्ति कैसे करेगा? तो केंद्र के अंतर्गत सबसे पहली बात तो ये 2 व्यक्तियों को चुनेगा। केंद्र में 2 व्यक्ति होंगे। पहला व्यक्ति जिसको केंद्रीय सूचना अधिकारी बोलेंगे, और जो दूसरा व्यक्ति होगा ये केंद्रीय सहायक सूचना अधिकारी रहेगा। केंद्रीय लेवल पर सूचना के अधिकार अधिनियम, इस अधिनियम के तहत जनता को एक अधिकार दिया गया है कि वो अपने सूचना, अपने इंफॉर्मेशन ले सकता है। अब उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए केंद्रीय लेवल पर पहला काम होगा कि 2 व्यक्ति चूज किए जाएंगे। एक व्यक्ति जो केंद्रीय सूचना अधिकारी होगा और एक व्यक्ति होगा जो इसका सहायक होगा। केंद्रीय सूचना अधिकारी मतलब तो यह उस आवेदन का निपटारा करेंगे जिसने भी जो भी सवाल किया है अपने आवेदन के फॉर्म में, तो निपटारा करने की जो जिम्मेदारी है वो केंद्रीय सूचना अधिकारी का होगा। इनके पास आवेदन किया जाएगा। सहायक के पास जाकर के आप आवेदन करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम हॉस्पिटल जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, चेकअप के लिए, हॉस्पिटल में घुसते ही सीधा डॉक्टर के पास चले जाते हो क्या? नहीं ना। डॉक्टर के पास जाने से पहले एक बंदा बाहर में बैठा रहता है अपना टेबल लगा करके। उसके पास जाओगे, अपना नाम लिखवाओगे, फिर आपको बताएगा कि भाई 12 नंबर पर आपका नाम आया है, कि 20 नंबर पर आपका नाम आया है, अभी 5वां नंबर चल रहा है, इसके बाद ये जाएंगे, इसके बाद ये जाएंगे, इसके बाद ये जाएंगे, इसके बाद आप जा सकते हो। तो पहले उस आदमी से जाकर हमको मिलना पड़ता है, उनके स्टाफ से, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे। सेम प्रोसेस बेटा। अगर मान लीजिए किसी भी विभाग से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो सहायक अधिकारी है सूचना का, उसके पास आप आवेदन करेंगे। अब इस आवेदन को जो सहायक है वो भेजेगा सूचना अधिकारी के पास। तो उस आवेदन का क्या करना है, किस प्रकार से निपटारा करना है, ये इसका टेंशन है। बात समझ में आ गई अपने को? चलिए, वैसे ही सेम राज्य में क्या होता है? राज्य में एक राज्य सूचना अधिकारी होगा जो मेन अधिकारी होता है, और एक होता है इसका सहायक। तो यहाँ पर भी आप अगर राज्य से रिलेटेड किसी भी मंत्री से कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो वह आवेदन सहायक के पास जाएगा, और उस आवेदन का निपटारा आपका राज्य सूचना अधिकारी करेगा। बात आगे समझ में अपने को? चलिए शाबाश। अब आगे बढ़ेंगे। सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध, तो ये कहां पर बताया गया है? तो सूचना प्राप्त करने के लिए जो अनुरोध है इसके बारे में धारा 6 में बताया गया है। ट्रिक बनाएंगे, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। तो सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट, इसके लिए विहित शुल्क आपको अदा करना पड़ेगा। अब सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध मतलब समझ में आया ना? जैसे आपको लगाना है RTI, कोई भी एग्जाम आप देने गए मान लो, और उस एग्जाम में आपको पूरा उम्मीद था कि मैं तो इस बार पक्का से निकल जाऊंगा, ठीक है। रिजल्ट आया तो आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जो आपका फ्रेंड है जो बोल रहा था मेरा पेपर ही नहीं बना है, उसका सिलेक्शन हो गया। अब आपका दिमाग हो गया खराब। अब आप चाहते हैं कि मैं पूरा देखूं कि जिसका सिलेक्शन हुआ है किस बेस पर उसका सिलेक्शन लिया गया है, उसने कितने नंबर मिले, उसको कौन कौन से पोर्शन में उसको कितना कितना नंबर मिला है, कौन कौन से पार्ट में उसको कितना कितना नंबर मिला है, और आपने कैसे उसको सेलेक्ट किया है, आपको इसकी सूचना चाहिए, ठीक है। तो यह सूचना आपको कैसे मिलेगा? लाइट ऑफ हो गई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा धीरज रखेंगे। तो यह सूचना आपको चाहिए, तो इस सूचना के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस सूचना के लिए आपको RTI लगाना है। बात आ गई समझ में? तो यही चीज यहाँ पर बताया गया है। ले भाई खुल जा। जब हम ऐसे सूचना लगाते हैं ना बच्चे, तो इसके लिए हमको एक फीस निहित की गई है कि इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, और यहाँ पर उसके बारे में ही आपको बताया जाएगा, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे।
चलिए, तो सूचना प्राप्त के लिए अनुरोध, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, ये आपका धारा 6 में आ जाएगा। अब मान लो किसी ने आपसे पैसा मांगा, तो छी पैसा लग रहा है, यहाँ पर भी आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अगर किसी ने आपसे पैसा मांगा तो आप क्या बोलोगे, छी यहाँ पर भी पैसा देना पड़ेगा। तो छी से याद रखोगे बेटा 6। तो सूचना प्राप्त करने के लिए जो अनुरोध है, इसके बारे में चर्चा धारा 6 में बताया गया। क्या बोला गया, आप ये सुनो। विहित शुल्क अदा करना अनिवार्य है, पैसा लगता है, ऐसे ही मंत्री लोग नहीं बैठे हैं खाली बेले ठले हैं, पैसा देना मांगेंगे आपसे, वो देना पड़ेगा। विहित शुल्क की राशि 10 है। गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए निःशुल्क है। अगर आप गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं तो 1 भी रुपया आपको नहीं देना पड़ेगा। सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन करना पड़ेगा। अगर आपको जिसके लिए भी इंफॉर्मेशन चाहिए आवेदन करना पड़ेगा। ऐसा आवेदन सादे कागज पर ही किया जा सकता है, याद रखना, स्टाम्प मार्क के साथ। अगर मान लीजिए आप आवेदन करें तो आवेदन कैसे होगा, सिंपल सा सादा कागज होगा जिस पर आप आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी राज्य की राजभाषा में कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो। यह आवेदन सूचना अधिकारियों को संबोधित होगा कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सूचना अधिकारी को ही संबोधित करके आप अपना आवेदन को रख सकते हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है क्या? अब चलिए अनुरोध के निपटारा की बात करते हैं। तो ये तो आपका था 6, मतलब अनुमोदन। आप कैसे, अगर आप सूचना का अधिकार लगाना चाह रहे हैं तो इसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, ये हमने यहाँ पर से देखा। अब आपने अनुरोध कर दिया है, अब इस अनुरोध का निपटारा कैसे होगा, तो देखो इस अनुरोध का निपटारा करने के लिए यहाँ पर से एकदम पॉइंट बनेंगे, एकदम ध्यान से आप समझना। सबसे पहली बात, धारा 7 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। अनुरोध आपने किया, पैसा लगा इसलिए आपने बोला छी यहाँ पर भी पैसा देना पड़ेगा। तो धारा 6 में अनुमोदन बताया गया है कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। अब उस आवेदन का निपटारा होगा, तो ये धारा 7 में बताया गया है। देखिए, सामान्यतः 30 दिन के भीतर सूचना प्रदान कर दी जाएगी। एक पॉइंट तो आप ये याद रखेंगे कि आपने जिस दिन भी आवेदन किया है, आवेदन के 30 दिन के अंदर आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। विशेष परिस्थिति मतलब मानव अधिकार का उल्लंघन से संबंधित है। मान लीजिए विशेष परिस्थिति मतलब किसी भी प्रकार का मानव को जो अधिकार मिला हुआ है उसका उल्लंघन है, तो 45 दिन के भीतर आपको सूचना मिलेगा। डिपेंड करता है टॉपिक कैसा है आपका। अगर कोई विशेष टॉपिक है, जैसे किसी ने मानव अधिकार का उल्लंघन कर दिया, ऐसा कुछ टॉपिक है, तो उनको सोचने में समय लगेगा, तो 45 दिन के अंदर फिर उसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तब सूचना को 48 घंटे में ही प्रदान कर दिया जाएगा। समझ में आई ना बातें? तो आप याद रखेंगे। मान लीजिए नॉर्मल सा कोई सूचना है तो कम से कम 1 महीने के अंदर आपको सूचना मिल जाएगा। विशेष परिस्थिति मतलब मानव अधिकार से रिलेटेड है, तो आपको उसके लिए कितने दिन लग जाएंगे, तो 45 दिन तक का समय लग जाएगा। लेकिन अगर सूचना किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित है, ठीक है, या फिर आपके स्वतंत्रता से संबंधित है, तब ऐसा जो इन्फॉर्मेशन है वो 48 घंटे के अंदर आपको दे दिया जाएगा। एकदम इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। क्लियर बात? चलिए, यदि दिए गए समय में सूचना नहीं मिला, मान लो समय जो दिया गया है उसमें आपको सूचना नहीं मिलता, तब क्या होगा, तो सूचना से आप संतुष्ट नहीं है। मान लो सूचना दिया गया भी लेकिन आपको लग रहा है कि कंप्लीट जानकारी मेरे को नहीं मिली, तो आप अपील कर सकते हैं। अब इसके विरुद्ध आप अपील कर रहे हैं कि हमको कंप्लीट जानकारी नहीं दी गई है, तो ये कहां पर, तो इसके लिए धारा 19 में बताया गया है कि आप अपील कैसे कर सकते हैं। तो हम धारा 19 में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसके अंतर्गत आप अपील किस प्रकार से कर सकते हो। यदि सूचना में किसी तीसरे पक्ष का हित जुड़ा हुआ है, मान लीजिए जो सूचना चाहिए उस सूचना में तीसरे पक्ष का हित जुड़ा है, तो 40 दिन के भीतर ही आपको सूचना देनी होगी। बात क्लियर हो गई बच्चे? तो ये चीज भी आप याद रखेंगे। सूचना अगर मान लीजिए कंप्लीट नहीं दिया गया, आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप उसके लिए अपील कर सकते हैं, और इस अपील की चर्चा 19 में किया गया है। अपील धारा 19 के सीधा सीधा हम बात करेंगे कि अगर आप यहाँ पे अपील कर रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि यह एक कानूनी प्रक्रिया, आप जानते हैं ना, तो यह एक विधिक प्रक्रिया है जिसमें सूचना मांगकर्ता संतुष्ट न होने पर शीर्ष अधिकारी से सूचना की मांग कर सकता है कि भाई हमने आपके नीचे वाले अधिकारी से सूचना मांगा, उसने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हमको दे दिया, हमको तो कंप्लीट जानकारी चाहिए और आप देंगे। तो शीर्ष अधिकारी के पास यहाँ पर आप अपील कर रहे हैं। अब परिस्थितियां कैसी होगी, क्या मुंह उठाकर कभी भी अपील कर दोगे? नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ परिस्थितियां हैं, जैसे पहला कि आपको जो सूचना दी गई वो अपूर्ण थी। आपने पूछा कौन गाँव में रही थस, वो बताते मोर बाबा के नाम फलान ढेगान है, यह अपूर्ण सूचना है बेटा। तो अगर ऐसे सिचुएशन बन गया, ऐसे परिस्थिति बन गए, तब आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। ठीक बात? चलिए, दूसरा है भ्रामक सूचना हो, मतलब जानकारी तो दिया गया है लेकिन भ्रमित करके, भ्रमित करना मतलब समझ रहे हो ना, कि आपको सीधा सीधा स्ट्रेट आंसर ना दे करके गोल 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 घुमाया गया और घुमा करके आंसर दिया गया। जैसे आप में से पूछेंगे मैडम आप कहाँ रहते हैं, तो एक तो ये होगा कि मैं सीधा आपको बता दूं भाई मैं कोरबा में रहती हूँ और कोरबा के ऐसी जगह पे रहती हूँ। एक होगा कि मैं आपको बताऊंगी मैं भारत के छत्तीसगढ़ के अंतर्गत
सरगुजा संभाग के जस्ट नीचे में एक संभाग पड़ता है जिसको बिलासपुर संभाग कहते हैं। उस बिलासपुर संभाग में एक क्षेत्र पड़ता है जिसको कोरबा कहते हैं, और उस कोरबा के अंतर्गत एक जगह पड़ता है जिसको ऐसा ऐसा कहते हैं। उसके अंतर्गत एक मोहल्ला पड़ता है, यहाँ पे मैं रहती हूँ, लेकिन आपको उस मोहल्ले में नहीं जाना है, उस मोहल्ले के थोड़े से अंदर जाना है, फिर लेफ्ट मुड़ना है, फिर राइट मुड़ना है, फिर गोल गोल घूमना है, फिर आप पहुंच जाएंगे। एक घुमाने वाला चीज हो गया, भ्रमित करना बोलेंगे हम इसको, जबकि हम सीधा आजकल क्या है, लोकेशन आप भेज सकते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा अगर किसी को चाहिए तो, है ना। तो याद रखेंगे, अगर भ्रामक सूचना आपको दिया गया है तब भी आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, अपील लगा सकते हैं, धारा 19 का यूज करके। विलंब से सूचना प्राप्त हुआ है तब भी आप यहाँ पर अपील कर सकते हैं। तीनों कंडीशन याद होना चाहिए। अपूर्ण जानकारी मिली है, दूसरा भ्रामक जानकारी मिली है, और तीसरा विलंब से सूचना मिला है। पहली अपील की बात करते हैं। अब पहली अपील मतलब यहाँ पर क्या बात होगी, तो देखो समझना भी यहाँ पर से, है ना। पहली अपील, तो पहली अपील के अंतर्गत क्या चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, देखिए सबसे पहले पहली अपील 30 दिन के भीतर किया जाएगा। 30 दिन के भीतर किया जाएगा मतलब सूचना प्राप्त होने के लिए दी गई अवधि के 30 दिन के भीतर, ठीक। जिस दिन आपको सूचना मिला तभी तो आपको पता चलेगा ना पूर्ण जानकारी है, तो जिस दिन भी आपको सूचना मिल गई 1 महीने के अंदर आप वापस से अपील लगा सकते हैं। यह अपील सूचना अधिकारी के समक्ष किया जाएगा, क्योंकि पहली सूचना सहायक अधिकारी को देता है। मतलब पहली सूचना तो आपको सहायक अधिकारी दिया है, आप जिसमें क्या लिए संतुष्ट नहीं रहे, अब आप उसके जो मेन अधिकारी हैं उनके लिए अपील कर रहे हैं। दूसरा, यह अपील, एक अपील आपने किया 30 दिन के अंदर मतलब 1 महीना के अंदर, दूसरा अपील आप 90 दिन के भीतर करेंगे। यह अपील अब किसके पास जाएगा, तो यह जो अपील है वो आयोग के समक्ष किया जाएगा। अब आयोग का निर्णय ही आपका अंतिम होगा। मतलब समझ में आया बेटा, पहले आपने इंफॉर्मेशन के लिए आवेदन लगाया, उस सूचना को आपको देगा सहायक सूचना अधिकारी। अब सहायक सूचना अधिकारी ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया उससे आप संतुष्ट नहीं हुए, आप एक बार पहले अपील लगाएंगे 1 महीना के अंदर, तो ये मेन सूचना अधिकारी के पास जाएगा। अब उसने जो आंसर किया आप उससे भी संतुष्ट रहे तो आप दोबारा फिर से अपील कर सकते हैं 90 दिन के अंदर। अब यह जो अपील होगा वो किसके पास जाएगा, तो यह सीधा आपके आयोग के समक्ष होगा। अब इन्होंने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया भाई वो लास्ट रहेगा, ये नहीं कि उसके बाद आप पंचायतीज करते रहोगे, ऐसा नहीं, इनका आंसर लास्ट रहेगा। ठीक बात, 19 क्लियर। धारा 20 क्या कहता है, धारा 20 में आपके दंड के बारे में बताया गया है। तो धारा 20 में दंड के बारे में क्या बताया गया है बेटा, तो यह सूचना अधिकारी समय पर सूचना नहीं देता या भ्रामक अपूर्ण सूचना देता है तब वह दंड का भागीदारी होगा। सीधा याद रखना कि सूचना अधिकारी अगर सही से सूचना नहीं देता तो क्या होगा फिर, तो उसको 20 डंडे पड़ेंगे। कितने डंडे पड़ेंगे बेटा, 20 डंडे पड़ेंगे जी। अगर सूचना अधिकारी सही तरीके से सूचना नहीं देता तो उसको 20 डंडे पड़ेंगे। तो डंडे मतलब दंड, और दंड के बारे में धारा 20 में बताएगा। बस ये मेरी ट्रिक्स ना आप अपने माइंड में सेट करते जाओ, बाकी चीजें अपने आप याद होंगी, गारंटी मेरी। बस क्लास में फोकस करके आपको बैठना है, पूरी तरीके से ध्यान आपका यहाँ पर होना चाहिए, और जो मैं ट्रिक्स बना रही हूँ उसको आप रिविजन करो अपने माइंड में, ठीक है। बाकी चीजें आप देखेंगे क्लास खत्म होते होते बहुत सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो चुकी है, ठीक है बेटा। और सेशन को अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो लाइक जरूर से कीजिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो शेयर भी कर दो यार फटाफट से, ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ जाए। और ऐसी बेहतरीन क्लासेस चाहिए तो मेरे साथ एप्लीकेशन में भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए आते हैं आगे। यदि 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से या अधिकतम 25,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब हमने जाना कि 20 दंडा मिलेगा भाई उसको, तो जुर्माना कितना होगा, तो एक दिन मतलब मान लीजिए आपने याचक का समय बर्बाद किया है, तो जितना दिन आपने बर्बाद किया है तो एक दिन के हिसाब से 250 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। या कंप्लीट रूप से बात करें तो 25,000 रुपए आपको अधिकतम जुर्माना लगेगा, ठीक। तो 25,000 की राशि आप याद रखेंगे, और एक दिन का 250 रुपए भी आप याद रख सकते हैं। अब आते हैं आरटीआई से छूट प्राप्त विषय। अब आपको सूचना का अधिकार देच दिया गया है, मतलब सकल चीज पता कर लोगे क्या, कि हमारे प्रधानमंत्री कौन से ब्रांड का बनियान पहनते हैं या कौन से दुकान से लेकर के आते हैं, ये सारी सूचना आपको मिल जाएगी क्या। तो याद रखेंगे आपको सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, पर सभी विषय पर नहीं है बेटा, कुछ विषय पर छूट भी है। जैसे अच्छा, आरटीआई से छूट प्राप्त विषय, इसके बारे में कहां पर चर्चा किया गया है, तो धारा 8 और 9 में हम इसके बारे में देखेंगे। अब आपसे प्रश्न में पूछा कि आरटीआई से छूट विषय के बारे में कहां पर चर्चा की गई, तो आप याद रखना आरटीआई से 8-9 विषय ऐसे हैं जिस पर आप सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। कैसे याद रखोगे, 8-9 विषय ऐसे हैं जिस पर आप सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट संस्था है तो उससे जुड़े विषय में आप बात नहीं कर सकते। प्राइवेट संस्था मतलब समझ गए ना, जो निजी बैंक हो गया,
ठीक है, निजी बैंक हो गया या किसी का निजी बिजनेस हो गया, आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो प्राइवेट संस्था के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। जैसे कोई स्कूल खोल दिया है, आजकल तो कोई भी स्कूल खोल दे रहे हैं प्राइवेट, कोई भी प्राइवेट कॉलेज खोल दे रहे हैं, अब आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए, नहीं मिल सकता। दूसरा, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, देश की सुरक्षा से जुड़े विषय है, इस पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। मंत्रिमंडल और सचिव वार्ता, इनके बारे में क्या बात हुआ था, क्या यह योजना सच में आ रही है, ऐसा कुछ पूछना चाह रहे, नहीं मिल सकता। ऐसे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन है, मतलब ऐसा कोई मुद्दा पर आप सवाल करना चाह रहे हैं जिसका अभी तक फाइनल रिजल्ट ही नहीं आया है, अभी न्यायाधीश ने इसके बारे में कुछ उत्तर ही नहीं दिया है, फैसला ही नहीं सुना है, तो पहले से आपको बता देंगे, नहीं हो सकता ना। उसके बाद इससे आपराधिक मामले जिनसे अन्वेषण प्रभावित हो सकता है, कुछ मामले आपराधिक होते हैं, अगर मान लीजिए उसकी सूचना आपको दे दी गई तो आप तो एकदम उग्र हो जाएंगे, आप जाकर उसको मार देंगे, मर्डर कर दिए तो ये सूचना भी आपको नहीं मिलेगी। संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित मामले, अब संसदीय विशेष अधिकार से संबंधित मामले मतलब क्या, मतलब सदन में की गई सुनवाई के बारे में, लोकसभा राज्यसभा जहां पर टीवी में दिखाई जाती है, तो इसके अलावा अन्य जानकारी नहीं दी जाएगी। अब मान लीजिए संसद में किसी भी मुद्दे को लेकर जो भी बहस हुआ तो प्रॉपर इसका लाइव सेशन चलता है ना, आपको टीवी में दिखा दिया जाता है, बस उतनी ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उससे एक्स्ट्रा चाहिए आपको नहीं मिल सकता। कॉपीराइट या पेटेंट से संबंधित जो विषय, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगा, तो इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। टोटल 7 मामले ऐसे हैं जिस पर आप क्या नहीं कर सकते बेटा, आरटीआई नहीं लगा सकते। प्राइवेट संस्था के बारे में नहीं हो सकता, मंत्रिमंडल से जो वार्ता हुआ उसके बारे में, लोकसभा राज्यसभा में जो बहस हुई उसके बारे में आपको एक्स्ट्रा जानकारी नहीं मिलेगी। ऐसे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन है इस पर भी आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगा। देश की एकता, अखंडता जिसे रक्षा है, इस विषय में आप संबंधित कोई सवाल करना चाहते हैं उसके लिए भी कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगा। क्लियर बातें, वेरी गुड। अब आइए सूचना आयोग के बारे में हम बात करेंगे। अभी तक हम सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे सूचना आयोग के बारे में। तो सूचना आयोग, आयोग मतलब समझ गए ना, एक कमिटी, एक संस्था बोल सकते हैं। तो यह केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर स्थापित होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च व्यवस्था या बोले कि सर्वोच्च संस्था है, एक प्रकार का संस्था है। केंद्र के लिए अलग आयोग होता है, राज्य के लिए अलग आयोग होता है। मुख्यतः इसकी स्थापना अपील की सुनवाई आरोपित अधिकारी को दंडित करने के लिए की गई है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा ना कि आखिर ये आयोग बनता क्यों है, तो हमने जाना कि सेकंड जो अपील होता है वो आयोग के पास सीधा सीधा होता है, तो आयोग उसका जवाब देगा, और जो संबंधित अधिकारी उसको दंड कौन देता है तो वो भी आयोग ही देता है बेटा। तो ये आप याद रखेंगे, राज्य के पास अपना आयोग है, केंद्र के पास अपना आयोग है। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले। चलिए, केंद्रीय सूचना आयोग ये क्या काम करता है, तो ध्यान देंगे केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सबसे पहली बार धारा 12 में किया गया है। तो धारा 12 में केंद्र के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है बेटा, सबसे पहली बात गठन कौन करता है यहाँ पर आयोग का, तो केंद्र में केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, तो केंद्र में केंद्र सरकार करेगा। संरचना कैसी होती है, तो एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त होते हैं। मतलब क्या समझ में आया, तो यह जो आयोग बनता है, इस आयोग में टोटल 11 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक आपका मुख्य होता है, मेन हेड होता है, और इनके सहायक रहते हैं 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त। याद रहेगा, केंद्रीय सूचना आयोग, इसमें टोटल 11 लोग रहते हैं, एक मुख्य रहता है, 10 सहायक रहते हैं। गठन कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। कैसे करती है, तो राजपत्र में प्रकाशित करके करती है। ठीक, नियुक्ति की बात कर ले तो राष्ट्रपति द्वारा विशेष समिति की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति होती है। अब इस आयोग के अंतर्गत जो सदस्य बन रहे हैं, आखिर इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, राष्ट्रपति करता है। सीधा सीधा याद रखोगे, राष्ट्रपति करता है, 11 सदस्य होते हैं। आगे, अब इस समिति के अध्यक्ष और सदस्य की बात कर लेते हैं। अभी जस्ट हमने देखा ना कि कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं, तो आप याद रखेंगे एक अध्यक्ष होता है और 10 सदस्य, टोटल 11 लोग होते हैं। अब इनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो याद रखेंगे जो अध्यक्ष है यह स्वयं आपका प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन होता है बेटा, स्वयं प्रधानमंत्री होता है। और सदस्य कौन होते हैं, जो 10 सदस्य हमने चुने ना, ये कौन होते हैं, तो लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है, एक तो ये रहेगा, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री भी होगा। तो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो ये आप थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे चीजों को। बाकी वर्तमान में जो मुख्य सूचना आयुक्त है श्री हीरालाल सामरिया है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो समिति के अध्यक्ष और सदस्य क्लियर रहा, अध्यक्ष एक होगा और सदस्य कितने होंगे, तो अध्यक्ष के रूप में आपका प्रधानमंत्री रहता है, और सदस्य के रूप में एक तो विपक्ष का नेता रहेगा, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित जो केंद्रीय मंत्री हैं ये यहाँ पर शामिल होते हैं। मतलब कैसे याद रखोगे, अध्यक्ष रूप में स्वयं प्रधानमंत्री हैं, और सदस्य के रूप में एक तो विपक्ष का नेता रहेगा और एक प्रधानमंत्री की पूरी मंत्री टीम रहेगी। ठीक बात।
वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है जी? तो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त आपके हीरा लाल सांवरिया है। हीरा है भाई, हीरा। कैसे? क्योंकि ये सूचना देता है बढ़िया बढ़िया। ठीक है, अब बात करेंगे पदावधि और सेवा शर्तों के बारे में। तो धारा 12 इसमें केंद्रीय आयोग के बारे में बताया गया है, आपको ये याद रखना पड़ेगा बच्चे। तो केंद्रीय आयोग में जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे उनका वेतन कितना रहेगा, पद की अवधि क्या रहेगी, उनकी सेवा की शर्तें क्या रहेंगी, ये सब 13 में बताया गया। एक लिंक से आप जब चीजों को पढ़ेंगे ना तो सारी चीजें काफी आसानी से डील हो जाती हैं। तो कोई भी सूचना आयुक्त अपने पद ग्रहण की तिथि से, अब जैसे सूचना आयुक्त है उसने अपना पद को ग्रहण किया, तो पद को ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा, याद रहेगा ना, तथा पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। किंतु केंद्रीय सूचना उप आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त का पद पर आसीन हो सकता है। केंद्रीय सूचना उपायुक्त जो है ये मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर आसीन हो सकता है। इसका मतलब समझ में आया बेटा? तो सबसे पहली बात, ये कितने साल के लिए बनते हैं? तो जो सूचना आयुक्त है ना, ये जो हम किसकी बात कर रहे हैं, सूचना आयुक्त। सूचना आयुक्त में अध्यक्ष और सदस्य दोनों आ जाते हैं आपके। तो जो सूचना आयुक्त है, पहली बात तो ये 5 साल के लिए बनता है। अब ये 5 साल काउंट कब से होगा? जब ये अपने पद पर बैठेंगे, उसी दिन से ही 5 साल काउंट होना चालू हो जाएगा। तो 5 साल या फिर 65 वर्ष आपको याद रखना है। दूसरा चीज क्या बताया गया कि यह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। तो जो केंद्रीय सूचना आयुक्त है यह पुनः अपने पद पर नहीं बैठ सकता, 5 साल ही ये काम करेगा। तो ये अपने पद पर नहीं बैठ सकता, लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर जरूर बैठ सकता है। ठीक, तो ये भी याद रहेगा। अब देखिए, शपथ कौन दिलाता है? तो जो सूचना आयुक्त है, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? सूचना आयुक्त की बात कर रहे हैं। तो जो सूचना आयुक्त है, उपायुक्त बोल दोगे तो ज्यादा सही हो जाएगा। तो इनको शपथ राष्ट्रपति के समक्ष इस अधिनियम की प्रथम सूची के प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष, केंद्र की बात हो रही तो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ होगा। त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। वेतन भत्ते कैसे होते हैं? तो मुख्य सूचना आयुक्त का मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान ही होता है। जो मुख्य सूचना आयुक्त है इनकी जो वेतन है ये आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान ही होता है, 2.5 लाख रुपए। कितना होता है बेटा? 2.5 लाख। तो मुख्य सूचना बोल दो या मुख्य निर्वाचन बोल दो, इनकी सैलरी सेम होती है। सूचना आयुक्त का अन्य निर्वाचन आयुक्त के समान ही होता है, 2.5 लाख। समझ में आ गया? हम दो बातें कर रहे हैं बेटा, एक में आपका सूचना आयुक्त की चर्चा हो रही है, एक में आपके मुख्य सूचना आयुक्त की चर्चा हो रही है। तो जो मुख्य सूचना आयुक्त है इसको 2.5 लाख मिलता है, और जो सूचना आयुक्त है इनको, मतलब उनके जो सहायक हैं, इनको 2.25 लाख रुपए मिलता है। क्लियर? तो जो अन्य सूचना आयुक्त है इनको अन्य निर्वाचन आयुक्त के जैसे, मतलब हेड को हेड के जैसे मिल रहा है और सहायक को सहायक के जैसे मिल रहा है। हेड को 2.5 लाख मिल रहा है और वहीं सहायक को 2.25 मिल रहा है। ठीक, याद रहेगा अपने को। और हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? निर्वाचन आयुक्त के साथ। किसका कंपेयर हो रहा है बेटा? सूचना आयुक्त का। क्लियर हो रही है ना बातें जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ? एकदम आराम से आप चीजों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब आइए, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को हटाया जाना। अब जो मुख्य सूचना आयुक्त है और जो इनके सहायक है, इनको मान लो इनके पद से हटाना है। वैसे तो 5 साल और 65 वर्ष का इनका टाइमिंग पीरियड है, लेकिन आप इनको इनके पद से हटाना चाह रहे हो तो कैसे हटा सकते हो? तो पहला, इन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच किए जाने के बाद प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर हटाया जा सकता है। तो पहले 2 पॉइंट आप याद रखेंगे कि इनको इनके पद से हटाने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो कदाचार का मामला, कदाचार मतलब समझ गए ना, सदाचार मतलब अच्छा नेचर, और कदाचार मतलब इनके अंदर कुछ गलत कांड का क्या लग गया हो, आरोप लग गया हो। तो अगर कदाचार का मामला है तब इनके पद से हट सकता है। और असमर्थता, अब भाई 65 वर्ष लास्ट है, 60 के बाद तो मुंडी वुंडी हिलने लग जाता है ना। तो अगर मान लीजिए इनको लगा कि हम असमर्थ हैं, अब हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, हम नहीं कर सकते, तब उस कंडीशन में इनको इनके पद से निकाला जा सकता है। लेकिन निकालेगा कौन और किस प्रकार से? तो जिनको भी उनके पद से निकालना है तो सबसे पहली बात, सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएगा केस, सर्वोच्च न्यायालय जांच करेगा, और अगर उसमें ये सही में अपराधी पाए जाते हैं तो उनके रिपोर्ट के आधार पर फिर इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। मामला 2, एक तो कदाचार और एक असमर्थता। ठीक बात। राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्य को, जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यक्ष हो गए और इनके जो सहायक सदस्य हैं इनको निम्न परिस्थिति में उसके पद से हटा सकता है। कैसे? पहली बात तो नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है तो हटाएगा भी राष्ट्रपति, है ना। अब राष्ट्रपति कैसे हटा सकते हैं? तो पहला, यदि वह दिवालिया घोषित कर दिया गया है, मतलब जो अध्यक्ष था या उनके सदस्य है ये पूरी तरीके से दिवालिया हो गए, बैंक में इतने लोन रहे कि उनको दिवालिया घोषित कर दिया गया।
दूसरा, अपराध के लिए दोष सीधे ठहराया गया है जो कि अनैतिक है, मतलब ऐसा अपराध जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, चोरी वोरी नहीं किया है, सीधा रेप मर्डर कर दिया है, हाँ तो फिर वो उनको पद से हटा सकते हैं। अपने पद में रहते हुए किसी नियोजन में लगा हुआ है, मतलब अपने पद पर तो है ही है, इसके अलावा अपना कुछ प्राइवेट अलग से काम भी कर रहा है। राष्ट्रपति की राय में शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो, अब राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि शारीरिक रूप से सक्षम नहीं और साथ में मानसिक रूप से भी सक्षम नहीं, आधा पागल है, तब भी उसको पद से हटा सकता है। उसने ऐसा कोई वित्तीय हित अर्जित कर लिया है जो उस पद के प्रतिकूल है, मतलब उसकी सैलरी 2.5 लाख रुपए, लेकिन इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई, पता चला इसके पास तो 2.5 करोड़ रुपए जमा है, तो ऐसे सिचुएशन में भी इसके पद से हटाया जा सकता है। बात आगे, बात समझ में अपने को बेटा? तो राष्ट्रपति पद से हटा सकता है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का पहले जांच होगा और यहाँ पर जांच के रिपोर्ट के आधार पर इनको पद से हम हटा सकते हैं, राष्ट्रपति हटा सकता है ना, याद रखना। अब राज्य सूचना आयोग की बात कर ले, ये केंद्र की बात थी, प्रधानमंत्री होता है मेन हेड, उसके मंत्रीगण रहता है और विपक्ष का नेता रहता है। राज्य सूचना आयोग के गठन, इसके बारे में कहां पर बताया गया है, तो केंद्र के बारे में 12 और 13 आप याद रखेंगे, 12 और 13 ये केंद्र के लिए है, 15 में आपके राज्य सूचना आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। अब राज्य सूचना आयोग के गठन के बारे में क्या बताया गया है बच्चे, तो याद रखेंगे सबसे पहली बात, इसका गठन कौन करता है, तो राज्य सूचना आयोग का जो गठन है वो आपकी राज्य सरकार करेगी और सेम प्रोसेस राजपत्र में प्रकाशित करके, अधिसूचना जारी करके। दूसरा, संरचना कैसा होता है, तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त रहता है और 10 राज्य सूचना आयुक्त रहते हैं, मतलब समझ में आ गया, इसमें भी एक मेन हेड रहेगा जो मुख्य सूचना है और 10 सहायक सूचना आयुक्त होते हैं, दोनों तरफ 11-11। फिर नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल द्वारा विशेष समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है। क्लियर बात बेटा? केंद्र में आपका राष्ट्रपति करेगा, राज्य में आपका राज्यपाल करेगा। अब बात करेंगे समिति के जो अध्यक्ष हैं और जो अन्य सदस्य हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, राज्य में जो सूचना आयोग बना हुआ है इसमें एक अध्यक्ष रहेगा और 10 इनके अन्य सदस्य रहेंगे। तो अध्यक्ष कौन रहेगा, तो याद रखेंगे राज्य सूचना आयुक्त में अध्यक्ष के रूप में स्वयं आपके मुख्यमंत्री होते हैं, जबकि केंद्र में हमने देखा प्रधानमंत्री होते हैं। सदस्य कौन होता है, तो विधानसभा में एक तो आपके विपक्ष का नेता रहेगा और ये मुख्यमंत्री के टीम के ही मंत्रिमंडल के सदस्य रहेंगे। ठीक बात। अब आते हैं पदावधि और इनके सेवा शर्त के बारे में। तो 15 और 16 ये राज्य आयोग के बारे में है और 12 और 13 केंद्र आयोग के बारे में, ये आपको याद रखना है। देखिए धारा 16 में इनके पदावधि और सेवा शर्त की बात की गई है। सबसे पहला चीज, कोई भी सूचना आयुक्त अपने पद ग्रहण की तिथि से, जिस दिन उसने पद ग्रहण किया, 5 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक की पद धारण करेगा। पुनर्नियुक्ति का पात्र ये भी नहीं होगा, लेकिन राज्य सूचना उपायुक्त मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर आसीन हो सकता है। मतलब ये जो सहायक लोग बने हुए हैं, अध्यक्ष मेन को छोड़कर जो सहायक लोग हैं उनकी बात हो रही है, तो ये अपने पद पर वापस नहीं जा सकते हैं सहायक लोग, लेकिन मेन की जगह पर जा सकते हैं, मुख्य बन सकते हैं। ठीक बेटा, तो ये भी याद रहेगा अपने को। अब शपथ की बात करते हैं तो राज्यपाल के समक्ष ही दिया जाएगा, प्रथम सूची में यही मेंशन किया गया है। त्याग पत्र राज्यपाल को देगा। वेतन भत्ते कैसे होते हैं, तो मुख्य सूचना जो आयुक्त रहेगा, तो इनका जो वेतन है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के जैसे रहता है, और जो संयुक्त आयुक्त है इनका मुख्य सचिव के समान रहता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, मतलब सीधा सीधा जो कंपेयर है ये निर्वाचन आयोग से हो रहा है। ठीक, एकदम मत भूलना, सूचना आयोग का जो कंपेयर है ये निर्वाचन आयोग से हो रहा है, ये पॉइंट बस आपको पकड़ना है। ठीक है बेटा, चल अब आगे बात करेंगे मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयोग को आप कैसे हटा सकते हैं। अब इनको आप कैसे हटाओगे, ये आपके धारा 17 में बताया गया है, 15, 16, 17। वैसे ऊपर हमने क्या देखा, 12, 13 और आपका 14, 15, 16, 17। तो 17 में अब इनको इनके पद से आप कैसे हटा सकते हो ये मेंशन किया गया है। जैसे पहला, इन्हें राज्यपाल के आदेश द्वारा कदाचार एक तो और दूसरा असमर्थता, इसी के आधार पर ही हटा सकते हैं, और वो भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांच किया जाएगा, रिपोर्ट आएगा तब। राज्यपाल अध्यक्ष और सदस्य को कौन कौन सी परिस्थिति में हटा सकते हैं, तो सेम ही रहेगा, दिवालिया हो या फिर ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो जिसको आप माफ नहीं कर सकते हैं, अपने पद पे रहते हुए कोई प्राइवेट नियोजन सेक्टर चला रहा है, राज्यपाल की राय में शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, उसने ऐसा कोई वित्तीय हित अर्जित कर लिया है जो उस पद के प्रतिकूल है। बात समझ में आई ना, इनकम टैक्स का रेट पड़ गया भाई, करोड़पति दिख गया बेचारा, तो ऐसे सिचुएशन में भी उसको पद से हटा सकते हैं। ठीक बात। अब देखो सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियों की हम बात करेंगे। सूचना आयोग के जो कार्य है और शक्ति है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमको सूचना का अधिकार चाहिए तो इसके लिए जो मेन व्यक्ति है वो आयोग ही है बेटा। आयोग के नीचे में मेन सूचना आयुक्त होगा, उसके नीचे में सहायक सूचना आयुक्त होगा। बात आ रही समझ में।
अब देखो सूचना आयोग का कार्य क्या है और इनकी शक्तियां क्या है। तो सबसे पहले एक तो ये सूचना प्रदान करवाएगा, ये सबसे मेन काम है। अगर कहीं और से सूचना नहीं मिला तो इसका फाइनल हेडेक है कि इसको करवाना पड़ेगा। अपील पर सुनवाई देगा, दूसरा अपील क्योंकि हम आयोग को करते हैं तो इसको उसका जवाब देना पड़ेगा। सूचना अधिकारी पर नियंत्रण रखने का काम यही करता है क्योंकि उनको दंड भी यही देता है। आवश्यक होने पर दंडित करना आयोग ही है जो सूचना अधिकारियों को दंडित करता है। सूचना अधिकारी पर एक तो नियंत्रण रखेगा कि सही तरीके से अपना काम करो, नहीं करने पर दंडित भी ये करता है। जुर्माना देखा ना हमने 25,000 और 250 रुपए पर डे। सूचना के लिए दिशा निर्देश जारी करना, तो मतलब पूरा मेन हेड यही है, नियम धर्म कानून सब बनाने का काम यही करता है। ठीक बात। अब शक्ति की बात कर लें तो ये तो आपका क्या था, कार्य था जो इनको करना पड़ेगा, यही कार्य है जिसके लिए आयोग बना हुआ है। शक्ति के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। पहला, आयोग को जांच करने की शक्ति प्राप्त है। ऐसे ही तो कोई डिसीजन नहीं दे देगा ना, पहले तो इसको जांच करना पड़ेगा। जांच करने की वही शक्ति प्राप्त है जो सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत प्राप्त है। ये 5 चीजें कर सकती है। तो याद रखेंगे जो सूचना आयोग है इनको सिविल न्यायालय के समान शक्ति दी गई है। जो आपका सिविल न्यायालय है वो जिस प्रकार से जांच करने का उसको अधिकार है आपके सिविल संहिता 1908 के अंतर्गत, तो वही सेम सिविल न्यायालय को जो प्राप्त अधिकार है वही अधिकार आपके आयोग को भी दिया गया है। अब ये कैसे जांच कर सकता है, तो याद रखेंगे 5 प्रकार की चीजें ये जांच कर सकता है। पहला, कमीशन का गठन कर सकती है। एक तो पहला जांच ये कि जांच करने के लिए सबसे पहले ये एक संगठन बना सकता है, एक कमीशन बना सकता है। दूसरा, समन जारी कर सकता है। तीसरा, साक्ष्य पर बहस कर सकती है। मान लीजिए कुछ एविडेंस मिला, अब कुछ प्रूफ मिला, अब ये प्रूफ को सामने में रखेगा गुनाहगार का, तो गुनाहगार बहस तो करेगा ना, तो उसका रिप्लाई ये कर सकता है। मतलब सीधा बोल रहा है कि जो भी एविडेंस मिला है, जो भी प्रूफ मिला है, इस पर बहस करने का अधिकार है आयोग को। दस्तावेज, मामले से संबंधित दस्तावेज की मांग कर सकते हैं। मान लीजिए इनको शक है किसी पर, ये जितने डॉक्यूमेंट चाहेंगे आयुक्त को देना पड़ेगा, ये मांग कर सकता है। इसके अलावा अभिलेख, मान लीजिए इनको अभिलेख चाहिए, चलो मेरे को ये प्रूफ दिखाओ वो प्रूफ दिखाओ, तो जितने प्रकार के प्रूफ मांगेगा सबका सब इनको देना पड़ेगा। सीधी सीधी बात कि जो आयुक्त रहते हैं इन पर ये पैनी नजर रखते हैं। आयुक्त के खिलाफ अगर किसी भी प्रकार का केस आ गया तो उसको दंड देने का भी अधिकार रखते हैं। अपने तरीके से ये जांच करवा सकते हैं, संगठन बिठा सकते हैं कि आपको उसके ऊपर जांच करना है। बात क्लियर हो गई बच्चे। तो ये कार्य था, ये इनकी शक्तियां थी। अब राज्य सरकार के थोड़े कर्तव्य की हम बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर सूचना आयोग के कार्य और शक्ति के बारे में कहां पर चर्चा किया गया, धारा 18। देखो सीक्वेंस से बिल्कुल याद रखो, 12, 13, 14 ये केंद्र को समर्पित, 15, 16, 17 ये राज्य को समर्पित। अब 18 में फाइनली हमने बात किया सूचना आयोग के कार्य के बारे में और उनकी शक्ति के बारे में। 18 के बाद हम सीधे पहुंच गए हैं धारा 20 में। धारा 20 में राज्य सरकार के कर्तव्य बताए गए हैं कि राज्य सरकार के क्या क्या कर्तव्य हैं, वो क्या क्या काम करेगा और किस प्रकार से करेगा। देखो, राज्य सरकार के कर्तव्य की चर्चा धारा 26 में बताई गई है। क्या बताया गया, तो सबसे पहले सूचना के अधिकार कानून का प्रचार प्रसार करना, ये राज्य सरकार का कर्तव्य है। उसको प्रचार प्रसार करना पड़ेगा कि मेरे राज्य के हर एक व्यक्ति को सूचना का अधिकार प्राप्त है। सूचना के अधिकार कानून की शिक्षा भी दी जाएगी, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में लोगों को जागरूक भी करेगा कि तुम हमसे प्रश्न पूछो, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। प्रशिक्षण प्रदान करना, किस चीज के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, तो सूचना के अधिकार कानून के संदर्भ में अब लोगों को जानकारी नहीं ना कि आप कैसे सूचना प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए एक प्रकार से प्रशिक्षित भी किया जाता है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जगह जगह पर सभा होगी, सभा में इसके बारे में बताया जाएगा, लोगों को जागरूक करवाया जाएगा आप कैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन लगा सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है। उसके बाद सूचना के अधिकार कानून के संदर्भ में महत्वपूर्ण किताबों का भी प्रकाशन हुआ है और जो भी अन्य काम है इन सूचना से रिलेटेड ये राज्य सरकार को करने पड़ेंगे। बुक क्यों, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके कि अगर हम राइट टू इन्फॉर्मेशन लगाना चाह रहे हैं तो हम कैसे कैसे प्रोसेस हमको गुजरना पड़ेगा, पैसा लगेगा नहीं लगेगा, क्या लगेगा कैसे लगेगा, कितने दिन के अंदर में हमको रिप्लाई मिल जाएगा, ये सारी चीजें। और अगर उतने दिन के अंदर में रिप्लाई नहीं मिली तब हम अपील कर सकते हैं। पहले किसको अपील करेंगे, तो मेन सूचना आयुक्त को करेंगे, सेकंड में हम सीधा आयोग को करेंगे। ये सारी चीजें उस बुक में लिखी होंगी। तो ऐसे बुक का प्रकाशन भी किया जाता है ताकि लोग जागरूक हो सके, उनको राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक बात। अब आइए सीमाएं की बात कर लेते हैं। तो राज्य सरकार की कुछ सीमाएं भी यहाँ पर मेंशन की गई हैं बच्चे। जैसे सबसे पहली बात, सूचना के लिए आवेदनों का अंबार, ये इनकी एक सीमा है। ठीक। दूसरा, व्यक्तिगत और राजनैतिक हितों को, व्यक्तिगत और राजनैतिक हितों को सिद्ध करने के लिए इसका दुरुपयोग नहीं करना है। समझ में आ रही है, मतलब आप चाहते हैं कि ऐसा हो इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं।
राज्य के ऊपर बाउंडेशन है कि आप अपने हित के लिए किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करके उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। आरटीआई कार्यकर्ता के विरुद्ध अपराध, मान लीजिए जो भी राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रच सकते हैं आप, ये सीमा है। दंडात्मक प्रावधान का कम लागू करना, कोशिश की जाएगी कि कम से कम दंड आप प्रयोग करें, मुंह से बात जम जाए। रिपोर्ट के अनुसार केवल 2.4% अधिकारियों को ही दंडित किया गया, मतलब यहाँ पर सारे अधिकारी अच्छे से ही काम करते हैं, तो एकदम गुस्से में आकर दंड सीधा नहीं बोल देना कि इसको इतना इतना दंड पड़ेगा, ऐसा नहीं, सॉफ्टली चीजों को डील करना है, ये चीज इनके सीमा में है। कम दंड का प्रावधान, अधिकतम केवल 25,000 रुपए यहाँ पर इनके दंड में रखा गया। विशेषता क्या है बेटा, तो संविधान के अनुच्छेद 19(1) बोल दो या फिर ए बोल दो, इसको चरितार्थ करता है, सीधी बात, ठीक बात। तो ये भी हमको समझ में आ गया। अगला है सरकार पर जन नियंत्रण का माध्यम है ना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है, सरकारी क्रियाकलाप में पारदर्शिता लाने का माध्यम है, भारत विश्व का 12वां देश है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो भारत है ये विश्व का 12वां देश है जिसमें सूचना के अधिकार को कानूनी स्वरूप दिया गया है। क्यों? क्योंकि पहला देश तो आपका स्वीडन था ना, उसके बाद फिर भारत ने क्या किया, राजस्थान ने सबसे पहले मांग करी कि भाई हमको भी चाहिए। अब मांग क्या है आपके राजस्थान ने, लेकिन पहले लागू हुआ आपके तमिलनाडु में, ये भी आप याद रखेंगे। तो स्वीडन पहला क्या था बेटा, आपका पहला देश था जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू किया, और हमारा भारत बना आपका 12वां देश। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, स्टार के साथ आपको याद रखना है। अब आइए सूचना अधिकार संशोधन विधेयक की थोड़ी सी बात कर लें। ये लास्ट स्लाइड है हमारा, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो इसको भी जरूर से देखें बेटा, और यहाँ तक बनने के बाद जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है जरूर से सेशन को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट रही आपके लिए, कैसा लगा आपको क्लास, जरूर से बताएंगे। ठीक, साथ में शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे क्लास के बारे में पता चल सके। आइए सूचना अधिकार संशोधन, जब ये अधिनियम आया उसके बाद इसमें संशोधन भी हुआ है, और संशोधन कब हुआ बेटा, 2019 में। याद रहेगा क्या, सूचना अधिकार अधिनियम आपके 2005 में आया है, और जो संशोधन हुआ है वो आपके 2019 में हुआ है। कैसे हुआ, तो हाल ही में लोकसभा ने सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 पारित किया। तो सबसे पहला प्रश्न आप याद रखेंगे कि सूचना के अधिकार अधिनियम पर संशोधन विधेयक लाया किसने था, राज्य ने या लोकसभा ने। याद रखेंगे लोकसभा ने लाया था। इस विधेयक में सूचना के अधिकार जो अधिनियम 2005 है इसको संशोधित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो किस बात पर ये संशोधन करना चाह रहे हैं, तो इसके कुछ मेन पॉइंट है बच्चे जो आप याद रखेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार जो मुख्य सूचना आयुक्त है और जो सूचना आयुक्त है इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, ये बात क्लियर है। परंतु संशोधन के तहत इसे परिवर्तित करने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और जो सूचना आयुक्त है इनका कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मतलब टाइमिंग पीरियड फिक्स था कि 5 साल के लिए यह जो कार्यकाल है इनका रहेगा या फिर 65 वर्ष तक। तो यहाँ पर ये संशोधन करना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि कितने साल के लिए बनेगा। दूसरा, नए विधेयक के तहत केंद्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते तथा अन्य रोजगार की शर्तें भी केंद्र सरकार द्वारा ही तय की जाएंगी। ये भी क्लियर किया गया कि इनके वेतन और भत्ते, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या लिख दिया गया है, ये मेंशन कर दिया गया है कि जो इनके वेतन है वो आपके निर्वाचन आयुक्त के जैसे ही होंगे। तो यहाँ पर क्लियर किया गया कि कितना पैसा मिलेगा वेतन भत्ता, ये भी केंद्र सरकार ही डिसाइड करे। नेक्स्ट है सूचना अधिकार अधिनियम 2005। यह प्रावधान करता है कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त और जो सूचना आयुक्त है ये पद पर नियुक्त होते समय उम्मीदवार किसी अन्य सरकारी नौकरी की पेंशन या अन्य सेवानिवृत्त इसका लाभ प्राप्त करता है तो उस लाभ के बराबर राशि को उसके वेतन से घटा दिया जाए। लेकिन इस नए संशोधन विधेयक में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। मतलब जब यह विधेयक लाया गया था तो उसमें इस पॉइंट को भी इंक्लूड किया गया था कि अगर आप सूचना आयुक्त बन चुके हैं लेकिन उससे पहले आपको किसी भी प्रकार का पेंशन मिला था, क्योंकि 65 वर्ष तक आयु मतलब 60 के बाद आप यहाँ पर आयुक्त बनने जा रहे हैं, तो 60 के बाद मतलब बहुत सारे पेंशन आपके लाइफ के साथ जुड़ गए हैं। तो अगर किसी भी प्रकार का पेंशन आपको मिल रहा है तो जितना भी पेंशन आपको मिल रहा है आपकी सैलरी से उतना को घटा दिया जाएगा। पहले ये मेंशन किया गया था लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में इस पॉइंट को हटा दिया गया है। तो अभी ये दोनों पॉइंट जो है इंक्लूडेड है, मतलब केंद्र सरकार के पावर में वृद्धि करने की बात कर रहा है। क्लियर बच्चे? तो इस प्रकार से हमने आरटीआई
राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 के जो अधिनियम है, इसकी जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस हैं केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, ये सारी बातों को एक क्लास में कंप्लीटली इंक्लूड कर लिया। और मेरे ख्याल से मेरी जानकारी देने में आपको किसी भी प्रकार का कोई कमी महसूस नहीं हुआ होगा। अगर ये जानकारी सफिशिएंट रही और आपको क्लास बहुत अच्छा लगा है तो जरूर से कमेंट करके अपना फीडबैक देंगे बच्चे, और इसके साथ साथ सेशन को शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, और लाइक यार बनता है ना। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।